हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में करने वाले हैं सोशियोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका 2025 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। वीडियो को देखना लास्ट तक, ताकि आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मिस ना होवे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम आपका करेंगे 30 क्वेश्चन। ठीक है, फिर चलते रहेंगे लगातार, फिर सब्जेक्टिव भी करेंगे। ठीक है ना, लेकिन उससे पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप क्या करिए, जुड़ जाइए। ठीक है ना, सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाइए ताकि वीडियो आपको मिस ना होवे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि जातीय पूर्वाग्रह का अर्थ है। क्या अर्थ है बताइएगा। जाति वर्गीकरण, जाति संघर्ष, किसी जाति में प्रवेश पाने के लिए किया गया प्रयास, या फिर किसी जाति से संबंधित अवैज्ञानिक एवं गलत अवधारणा। तो बताइएगा, जातीय पूर्वाग्रह का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है किसी जाति से संबंधित अवैज्ञानिक एवं गलत अवधारणा। ठीक है ना, कुछ गलत सोचना, यही आपका है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो जातीय पूर्वाग्रह का अर्थ ही होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या कि भारतीय इतिहास के किस काल को भारतीय स्त्री जाति का काला युग कहा जाता है ना, जो कि स्त्री के लिए बढ़िया नहीं था। बताइएगा, तो कौन सा युग। तो आपका ये है मध्य युग, है ना। जो मध्यकाल है वो आपका स्त्री युग, स्त्री के लिए आपका काला युग माना गया है। ठीक है, क्योंकि इस समय स्त्री को उतना खुला मतलब कि नहीं मिलता था। मतलब कि खुला कह सकते हैं कि खुले विचार की नहीं रह सकती थी, या फिर कहीं बाहर नहीं जा सकती थी, है ना। या फिर कह सकते हैं कि पराधीनता, है ना, पराधीनता था उस समय कि जो स्त्री है वो घर में ही रहेगी। आप क्लास 12 का जब हिंदी पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे आप बढ़िया से, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, पिछड़ा वर्ग वित्त व विकास निगम की स्थापना कब की गई। तो कब की गई थी बताइएगा, 1992 में, 2004 में, या फिर 1995 में, या फिर 2007 में। तो कब किया गया था। तो किया गया था आपका कब, 1992 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको किसी को घोषित करने का अधिकार है ना। कि ये अनुसूचित जाति से है, ए जाति से है, ओ जाति से है। ठीक है ना, ये कौन कर सकता है। तो ये कर सकता है सिर्फ भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार निम्न में से किस दशा से संबंधित है। बताइएगा, नैतिक पतन से, गरीबी से, मद्यपान से, फिर इनमें से सभी। तो यह है आपका इनमें से सभी। नैतिक पतन से भी है, गरीबी से भी है, मद्यपान से भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक कब मनाया गया। तो कब मनाया गया था। तो मनाया गया था, याद रखेंगे, 1975 से 85। ठीक है ना, यही इसी के बीच में मनाया गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है आपका एग्जाम भी उससे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन भ्रष्टाचार का कारण नहीं है। बताइएगा, कौन नहीं है। राजनीति का अपराधीकरण, विलासी जीवन, कालाबाजारी, या फिर आलसीपन। तो भ्रष्टाचार का कारण है जो आपका आलसीपन से कोई लेन देन आपको नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट है। बाकी अगर गलत काम करते हैं तो भ्रष्टाचार तो हो ही रहा है। राजनीतिक में अपराधीकरण कर रहे हैं तो भ्रष्टाचार ही है। विलास जीवन जी रहे हैं, जनता को देख नहीं रहे हैं, तो भी आपका क्या हो गया, भ्रष्टाचार के बीच में आ गया। कालाबाजारी कर रहे हैं तो भी आपका भ्रष्टाचार में ही आ गया। ठीक है, भ्रष्टाचार निवारण हेतु संथानम कमेटी का गठन हुआ था। तो कब हुआ था बताइएगा। तो हुआ था 1962 में हुआ था। कहाँ कब हुआ था, 1962 में। ये भी क्वेश्चन है जो बहुत ही VVI है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। तो कब प्राप्त हुआ था बताइएगा। तो हुआ था आपका 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, 1949 को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि क्षेत्रवाद। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि क्षेत्रवाद, जातिवाद एवं संप्रदायवाद, ठीक है ना, राष्ट्रीयकरण में मार्ग में बाधक है। मतलब कि बताना है आपको कि क्षेत्रवाद, जातिवाद एवं संप्रदायवाद है ना, राष्ट्रीय के एकीकरण में मार्ग में बाधक है। मतलब कि अगर एक साथ जुटते हैं तो क्या ये क्षेत्रवाद और जातिवाद और संप्रदायवाद कुछ बाधक है। तो बताइएगा क्या है, बाधक है कि नहीं है।
तो अगर अलग 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 चीज़ अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग जाति से है, संप्रदाय से है, तो कभी भी एकजुट कभी हो नहीं सकता है। वो बोला है कि हम ये जाति हैं वो जाति हैं, तो इससे तो आपका रुकावट है, यानी कि हम हाँ कह सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ एकीकरण में रुकावट है, ठीक है। चलिए, भारत में सांप्रदायिकतावाद का मुख्य कारण क्या है बताइएगा। आपराधिक मनोवृत्ति, या फिर निर्धनता एवं बेरोजगारी, राजनीतिक स्वार्थ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेन जो है आपका राजनीतिक स्वार्थ है, कोई ध्यान नहीं देता है, ठीक है ना। आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। भारत में सांप्रदायिकतावाद का मुख्य कारण कौन था, आपका राजनीतिक स्वार्थ है, ठीक है। चलिए, सांप्रदायिकता मानव के लिए खतरा है, सहमत आप हैं या नहीं है, सहमत है या फिर विवादास्पद है, या फिर मतलब कि बस बकवास है ये, या फिर बताइएगा इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका है विवादास्पद है, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कोई कहता है कि सांप्रदायिकता है जो मानव के लिए खतरा है, कोई कहता है नहीं है, ठीक है ना, इसमें विवाद ही है। भारत में निम्न में से कौन कारक राष्ट्रीय एकता में बाधक है, जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मांतर, या फिर इनमें से सभी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो बताइएगा, तो जो बाधा है आपका कौन है, आपका तीनों है, ठीक है ना, जातिवाद, क्षेत्रवाद और धर्मांतर, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे तीनों यहाँ पे बाधा है, ठीक है। भारत में निम्न में से किस राज्य में नगरीकरण की मात्रा सर्वाधिक है बताइएगा। सबसे ज़्यादा नागरिक किस देश में है, सॉरी किस राज्य में है, राज्य का बात करिए, देश का नहीं। बिहार में, पश्चिम बंगाल, झारखंड, या फिर मध्य प्रदेश। तो आपका मध्य प्रदेश, ठीक है ना। नागरीकरण की जो मात्रा है सर्वाधिक कहाँ है आपका, तो एमपी में है। वही अगर पूछ लेगा कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है आपका, तो बिहार में हो जाएगा। ज्ञान उपयोगी और व्यवहारिक होना चाहिए, यह कथन किसका है, ये कौन बोले थे, तो ये बोले थे आपका, कौन बोले थे, IV शर्मा बोले थे, ठीक है ना, IV शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्या है कि सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही विवेक हो जाता है, पूछता रहता है। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया कौन लिखे हैं, तो ये लिखे हैं आपका, कौन लिखे हैं, आपका लिखे हैं MN श्रीनिवास लिखे हैं। कौन लिखे हैं, तो MN श्रीनिवास, ठीक है। चलिए, आगे क्या है कि पश्चिमीकरण की अवधारणा किसके द्वारा ली गई है ना, तो किनके द्वारा लिया गया था, तो ये भी आपका MN श्रीनिवास के द्वारा लिया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन के सक्रिय सिद्धांत के समर्थक हैं, तो कौन है बताइएगा, कौन इनके समर्थक हैं। तो आपका है यहाँ, तो आपको स्पेंगलर भी हैं और सोरोकिन भी हैं और पैरोटो भी हैं, ठीक है ना। आपका यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। तीनों हैं जो कौन है, आप क्या है आपका, वो सामाजिक परिवर्तन के सक्रिय सिद्धांत के समर्थक हैं, ठीक है। कह रहा है आगे क्वेश्चन में क्या कि अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन की गति कैसी होती है बताइएगा। धीमी होती है, तीव्र होती है, फिर दोनों होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका होता है धीमी होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा सत्यप्रकाश पुस्तक की रचना किसने किया बताइएगा, सत्यप्रकाश का, तो कौन किए थे, दयानंद सरस्वती किए थे। कौन किए थे, दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 21 का कह रहा है कि भारतीय संस्कृति की निम्न में से कौन सी विशेषता है, धर्म की प्रधानता, या फिर कर्मफल में विश्वास, या फिर पुनर्जन्म में विश्वास, या फिर इनमें से सभी। तो भारत की संस्कृति में आपका ये तीनों है। एक तो धर्म में तो सबसे पहले पूरा चढ़ के भाग लेगा, है ना, आपका एकदम धर्म ही सबसे ऊपर है। फिर आपका कर्मफल में विश्वास, कि अगर आप कुछ कहते हैं तभी आपको कुछ मिलेगा, है ना। उसके बाद पुनर्जन्म में विश्वास करता है कि अगर आप मरते हैं तो फिर तोता बनेंगे, आप घोड़ा बनेंगे, गधा बनेंगे, ऐसे सब कोई बोलता है, सुने होंगे आप। चलिए, कह रहा है कि बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना किस मुख्यमंत्री ने आरंभ किया था बताइएगा। तो आरंभ कौन किए थे, तो हमारे प्यारे पलटू बाबा, है ना, नीतीश कुमार। कह रहा है कि राज का अर्थ क्या होता है बताइएगा। राज का अर्थ क्या होता है, तो राज का अर्थ ये होता है कि जानमाल की रक्षा करो, है ना, कल्याण करो, उनका न्याय भी चाहिए। तो इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बढ़िया इंपॉर्टेंट भी है। कह रहा है क्या कि निम्न में से
किसने ग्रामीण नगरीय सभ्यता की अवधारणा के विकास में योगदान दिया? तो कौन दिए थे बताइएगा? दिए थे आपका रेडफील्ड दिए थे। कौन दिए थे? रेडफील्ड दिए थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है क्या कि किस समाजशास्त्री ने प्रजातंत्र का विरोध किया एवं फांसीवाद का समर्थन किया? तो वो कौन थे? तो वो थे आपके पेरेटो जी थे, जो आपका प्रजातंत्र का क्या थे, विरोध किए थे, फांसीवाद का समर्थन किए थे। ठीक है, पेरेटो याद रखिएगा, पेरेटो। ठीक है, फांसीवाद का समर्थन कौन किए थे? तो पेरेटो किए थे। ठीक है, भारतीय संविधान लागू कब हुआ? ये तो सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो 26 जनवरी 1950। ठीक है ना, 26 जनवरी 1950 को। चलिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ है? तो महाराष्ट्र में हुआ है। कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है। ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र में हुआ है जन्म। ठीक है, और पूछा कि बताओ कि मोदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात में। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात में। ठीक है, चलिए आगे है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो बताइएगा, तो कहाँ सबसे पहले हुआ था? तो सबसे पहले राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजस्थान में। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था। आगे देखिए कि निम्न में से किस राज्य में भू सुधार कार्यक्रम सबसे सफल रहा? है ना, भूमि सुधार सबसे बढ़िया सफल, मतलब कि वहाँ पर ज़्यादा कुछ लड़ाई वगैरह, ज़्यादा विवाद नहीं करना पड़ा, आराम से भूमि सुधार हो गया। तो आपका वो था पश्चिम बंगाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है आपको देना है कमेंट बॉक्स में, आपको ही देना है। क्या है क्वेश्चन में कि थियोडोर सचिन ने कृषक समाज के कितने मौलिक पक्षों का उल्लेख किया है? 3, 4, 5 या फिर 6? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ। वीडियो लगी कैसा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।